हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं बेटा आपको पढ़ाने वाला हूँ साइंस का पार्ट 2, या फिर मैं कह सकता हूँ आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बेटा दर्पण के बारे में। दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है और ये कैसे कैसे काम करता है, इसके उपयोग क्या हैं। आज मैं इस वीडियो में सब कुछ कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटा दर्पण की। किसकी बात करने वाला हूं बेटा? दर्पण की। तो सबसे पहले मैं इसमें बताऊंगा बेटा दर्पण की परिभाषा और उसके क्या प्रकार। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को बेटा लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई भी समस्या आती है आपको तो कमेंट करके जरूर बताना है, इसका कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करूंगा बेटा दर्पण। और दर्पण की मैं इसमें बात करूंगा बेटा इसकी परिभाषा की। वह चिकनी चमकदार सतह है जो प्रकाश को परावर्तित करती है। वह चिकनी सतह जो क्या करती है, प्रकाश को परावर्तित करती है। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं क्या कि दर्पण वो होता है जिसमें बेटा हम अपना चेहरा देखते हैं। अपना क्या देखते हैं? चेहरा देखते हैं। जैसे हमें उसमें क्या दिखता है? इमेज दिखता है। क्या दिखता है? इमेज दिखता है। जैसे घरों में शीशा होगा ना, घरों में जो शीशा होता है उसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। उसी को बेटा हम क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा हमारा समतल दर्पण और एक क्या होता है? गोली दर्पण। अब समतल दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण क्या होता है और ये कैसे कैसे काम करता है, क्या क्या होता है, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, जैसे मैं आपको दोबारा बता देता हूं दर्पण की परिभाषा। किसकी परिभाषा बेटा? दर्पण की। वह चिकनी चमकदार सतह है जो प्रकाश को क्या कर देती है? प्रकाश को क्या कर देती है? परावर्तित कर देती है। प्रकाश को क्या कर देती है? परावर्तित कर देती है। मतलब ऐसा दर्पण जो चिकनी सतह हो और प्रकाश उस पर से क्या हो जाए? परावर्तित हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? दर्पण कहते हैं। यह बेटा दर्पण, दर्पण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिरर बोलते हैं। दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा समतल दर्पण और एक क्या होता है? गोली दर्पण। समतल दर्पण का मतलब होता है प्लेन मिरर और गोली दर्पण का मतलब क्या होता है? स्फेरिक मिरर। ठीक है, गोली दर्पण जो होता है वो भी हमारा बेटा दो प्रकार का होता है। गोली दर्पण होता है वो भी हमारे कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। और वो कौन कौन सा होता है? वो होता है अवतल दर्पण और क्या? उत्तल दर्पण। कॉनकेव और क्या? कॉन्वेक्स। कॉनकेव और क्या बेटा? कॉन्वेक्स। ठीक है प्रिंस, ठीक है भाई। एक होता है हमारा कॉनकेव और एक क्या होता है? कॉन्वेक्स। क्या है ये? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और ये क्या है हमारा बेटा? समतल दर्पण। तो इसके बारे में सब कुछ बताने वाला हूं कि कौन सा दर्पण क्या क्या होता है। आगे देखिए, जैसे अब मैं बात करूंगा सबसे पहले समतल दर्पण की। देखो समतल दर्पण क्या होता है, पहले सिंपल बता रहा हूं, उसके बाद फिर इसके हिसाब से बताऊंगा, डेफिनेशन के हिसाब से बताऊंगा। पहले मैं आपको सिंपल बता दूं। समतल दर्पण वो होता है जो हमारे घरों में लगा रहता है। घरों में जो शीशा होता है उसी को हम बेटा प्लेन मिरर मतलब समतल दर्पण कहते हैं। उसमें क्या होता है समझना थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कोई भी मेरे पास दर्पण है, मतलब शीशा है यहाँ पर लगा हुआ है। अगर यहाँ पर शीशा लगा हुआ है तो मैं अगर उसमें अपना चेहरा देखूंगा तो बेटा उसमें चेहरा हमारा सीधा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? सीधा। सीधा मतलब अगर मैं ऐसे खड़े होकर देख रहा हूँ, ऐसे खड़े होकर देख रहा हूँ तो उसमें मुझे मेरा चेहरा दिखेगा, बिल्कुल सेम दिखेगा। बस ये ऐसे करके हो जाएगा, सिर सेम दिखेगा ना, सीधे दिखेगा। क्योंकि अगर मेरा सिर ऊपर है तो उसमें भी सिर हमें क्या कहाँ दिखाई देगा? ऊपर ही दिखाई देगा। किस में बता रहा हूँ बेटा? समतल दर्पण। दूसरी कंडीशन का जितनी दूर मैं शीशे से खड़ा हूंगा उतनी ही दूर मुझे प्रतिबिंब क्या होगा? दिखाई देगा। जैसे एक शीशा रख लीजिए अपने सामने। शीशे को पहले बेटा यहाँ पर रखिए तो आपको ऐसा लगेगा जितनी दूर शीशा है उतनी ही पीछे आप उसमें दिखाई दे रहे हो। या फिर थोड़ा सा दूर खड़े होकर देखिए तो उसमें आपको ये लगेगा जितनी आप दूर खड़े हो उतना ही उसका आपका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? पीछे बन रहा है। समझ आ रही है? ये कंडीशन होती है किसकी? समतल दर्पण की। किसकी होती है बेटा? समतल दर्पण। अब समतल दर्पण समझ लो, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। परावर्तक पृष्ठ मतलब जहां पर प्रकाश पड़ता है, प्रकाश पड़ के वापस आ जाता है, वो समतल होता है। समतल मतलब प्लेन होता है। प्लेन मतलब सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। ठीक है, और चिकना होता है। यह एक सीधा आभासी और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। मतलब ये कहना चाह रहा है इस शीशे में जो दिखता है, इस समतल दर्पण में जो भी हम देखेंगे वो कैसा बनेगा बेटा? सीधा बनेगा, आभासी बनेगा
और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। मतलब शीशे में अगर मैं अपने आप को देखूंगा तो मैं जितना बड़ा हूं उतना ही बड़ा दिखूंगा, शीशे से जितनी दूर हूं उतनी ही पीछे दिखाई दूंगा, और बेटा आभासी हूंगा। क्या हूंगा? आभासी हूंगा। और क्या होगा? वस्तु के बराबर, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा होगा। सब कुछ यही है, ठीक है। सीधा होगा, आभासी होगा, और वस्तु के क्या होगा? बराबर। ये 2-3 कंडीशन याद रखूंगा। देखो समतल दर्पण जो होता है उसका डायग्राम मैं आपको बना देता हूं यहाँ पर। देखो जैसे मान लीजिए घरों में तो भाई सबके पास शीशा ही है, किसी के यहाँ छोटा है, किसी के यहाँ बड़ा है। देखो एक तरफ हम क्या करते हैं बेटा, इसमें पॉलिश कर देते हैं। एक तरफ क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। यहां पर कोई भी प्रकाश किरण डालेंगे, यहां पर कोई भी प्रकाश किरण डालेंगे, टकरा के बेटा वापस आ जाएगी। अब मान लीजिए यहां पर कोई भी एक व्यक्ति खड़ा है। कौन खड़ा है बेटा? कोई भी एक व्यक्ति है, ठीक है। ध्यान रखना, जितना बड़ा व्यक्ति है इसका जो प्रतिबिंब होगा उतना ही बड़ा दिखेगा, मतलब सेम दिखेगा, यही बिल्कुल सेम डिक्टो यही दिखेगा भाई। देखो मैं थोड़ा सा यहां बनाने की कोशिश करता हूं इसको। हाँ देखो इधर समझो, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि बेटा ये जो वस्तु थी, ये हमारी क्या थी? वस्तु थी। कोई भी एक व्यक्ति था जो शीशे से कुछ दूरी पर खड़ा था। शीशे से क्या था बेटा? कुछ दूरी पर खड़ा था। और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बिल्कुल शीशे के पीछे बनेगा। हमें ऐसा प्रतीत होगा ना, बिल्कुल शीशे बनेगा। और जैसा सीधा व्यक्ति था तो सीधा बनेगा, जितना बड़ा था उतना बड़ा बनेगा, और उसी के उतना ही पीछे हमें प्रतीत होगा, दिखता होगा। इस यही जो होता है, यही हमारा क्या होता है बेटा? समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण की यही कंडीशन होती है हमारी। समझिए थोड़ा सा और। मैंने आपको समतल दर्पण बता दिया। इसमें देखो जितनी बड़ी वस्तु है बेटा उतना ही बड़ा क्या दिख रहा है? प्रतिबिंब। जितनी दूर है शीशे से उतनी ही पीछे में क्या दिख रहा है? दिखाई दे रहा है। ये समतल दर्पण की कंडीशन है, ठीक है। यहां से मेरे हिसाब से समतल दर्पण आपको समझ में आ गया होगा। एक तरफ पॉलिश होती है, एक तरफ परावर्तक होता है। अब देखो समतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? समतल दर्पण का जो उपयोग करते हैं हम अपना चेहरा देखने में करते हैं। मतलब घरों में यूज किया जाता है, ऑफिस में यूज किया जाता है। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है चेहरा देखने के लिए। देखो जैसे मान लीजिए है, इसमें चेहरा जो दिखते हैं, ये चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और क्या है? घरेलू सजावट में, घर में हम बड़े बड़े शीशे लगा देते हैं सजावट के लिए, उसमें भी हम क्या करते हैं बेटा? समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और क्या है? देखो यहां से अगर हमें कोई भी चीज देखनी हो उसके लिए पेरिस्कोप में भी हम क्या करते हैं बेटा? समतल दर्पण का। मान लीजिए कोई प्रकाश की टकरा के इधर उधर जाती है, उसमें भी हम समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और बहुत सारी जगह है, इनको एक बार पढ़ लीजिए। और ये एक और चीज ये है, सौर बत्ती। सौर बत्ती में भी हमें क्या करना पड़ता है बेटा? समतल दर्पण का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया केवल समतल दर्पण के बारे में। इसके बाद में आपको बताने वाला हूं गोली दर्पण के बारे में। किसके बारे में बेटा? गोली दर्पण के बारे में, समझिए। अच्छा अभी मैंने बताया था आपको समतल दर्पण और गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होगा बेटा? गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक उत्तल और एक क्या बेटा? अवतल। एक क्या उत्तल और एक क्या अवतल। अब उत्तल और अवतल से पहले मैं आपको पहले ये तो बता दूं कि गोली दर्पण क्या होता है। मैं भाई समतल दर्पण बता दिया कि ये जो प्लेन सीधा होता है उसे हम समतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सीधा जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे? समतल दर्पण। लेकिन गोली दर्पण क्या होगा ये और समझ लीजिए। देखो जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक गोला है, तो मैंने इसको गोला मान लिया। कांच का एक खोखला गोला है। कांच का क्या है बेटा? एक खोखला गोला है, ठीक है। इसमें से मैं क्या करूं बेटा? इसको ऐसे करके काट दूं तो कटा हुआ भाग मैंने बेटा ये वाला ले लिया। कटा हुआ भाग ये वाला ले लिया, तो इसको मैं ऐसे करके यहां पर बना देता हूं भाई। ऐसे करके मैंने यहां बना दिया इसको। समझ में आ रही है ना? मैंने क्या किया, ये मैंने एक कांच का खोखला गोला था, कांच का क्या था? खोखला गोला था। उसको मैंने बेटा ऐसे करके काट दिया, तो ये मेरे पास ये वाला हिस्सा आ गया। ये वाला हिस्सा आ गया ना। तो इसमें क्या करूंगा, एक तरफ से बेटा पीछे पॉलिश कर दूंगा, और इसी टाइप के एक तरफ में क्या करूंगा, एक तरफ आगे पॉलिश कर दूंगा। तो यही जो हमारे पास दो दर्पण बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बेटा? दो दर्पण बन जाते हैं। एक तरफ पीछे पॉलिश होती है और एक तरफ आगे पॉलिश होती है। तो इस ये जो दर्पण है ये हमारे गोली दर्पण है। अब गोली दर्पण क्या होता है मैंने आपको ये नहीं बताया अभी। गोली दर्पण क्या होता है? मतलब गोले से काटकर जो बनाया गया दर्पण है, गोले से काटकर जो बनाया गया दर्पण है उसे हम क्या बोलते हैं? गोली दर्पण कहते हैं। डन।
अब गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है बेटा उत्तल और एक क्या होता है अवतल। एक होता है उत्तल और एक क्या होता है अवतल। तो यहां पर इसको बना देता हूं बेटा मैं अवतल, और यहां क्या बना देता हूं उत्तल। अवतल क्या हुआ? अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका बाहरी पृष्ठ पॉलिशदार हो, अंदर का पृष्ठ परावर्तक हो। अंदर का पृष्ठ कैसा हो बेटा? परावर्तक। अंदर का पृष्ठ कैसा हो? परावर्तक हो। और बाहर का पृष्ठ कैसा हो? पॉलिशदार हो। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं बेटा अवतल दर्पण। उल्टा होता है उत्तल दर्पण, जिसका बाहरी पृष्ठ परावर्तक हो। बाहरी पृष्ठ कैसा हो बेटा? परावर्तक हो। परावर्तक समझते हो ना? परावर्तक मतलब है प्रकाश टकरा के वापस लौट जाता है। और अंदर का पृष्ठ कैसा हो बेटा? पॉलिशदार हो। अंदर का पृष्ठ कैसा हो? पॉलिशदार हो। उसे हम क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। मेरे हिसाब से ये सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। क्लियर है? चलो फिर बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अभी हम बात कर रहे थे बेटा उत्तल दर्पण, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल बाहर की ओर होता है, मतलब जिसको बाहर की तरफ परावर्तक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। परावर्तक तल बाहर की तरफ होता है, उसे हम उत्तल बोलते हैं। परावर्तक तल अंदर की तरफ होता है, उसे हम अवतल बोलते हैं। या फिर आंतरिक पृष्ठ पॉलिशदार हो, उसे हम उत्तल बोलते हैं। और इसका बाहरी पृष्ठ पॉलिशदार हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे ऐसे आप कवर कर सकते हो। डन है ना? इसके बाद चलो, यहां से हमें पता चल गया बेटा इसका बाहरी पृष्ठ परावर्तक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। लेकिन लेकिन क्या बेटा, उत्तल दर्पण की एक दो कंडीशन है। उत्तल दर्पण में यह हमेशा बेटा सीधा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। कैसा बनेगा बेटा? छोटा बनेगा। अवतल उत्तल दर्पण की तीन कंडीशन है। क्या? इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु से क्या बनता है? छोटा बनता है। उत्तल दर्पण की कंडीशन है। अवतल दर्पण की कंडीशन क्या है? अवतल दर्पण समझ लीजिए, जिसका आंतरिक पृष्ठ परावर्तक हो, बाहरी पृष्ठ पॉलिशदार हो, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर हो, अंदर की तरफ हो। इस स्थिति के अनुसार अच्छा, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, मैंने क्या बताया था? इसका जो आंतरिक पृष्ठ है कैसा होना चाहिए बेटा? परावर्तक। कैसा होना चाहिए? परावर्तक। और बाहरी पृष्ठ कैसा होता है? पॉलिशदार। आंतरिक पृष्ठ परावर्तक हुआ, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बेटा वास्तविक भी बनता है, आभासी भी बनता है, छोटा भी बनता है और बड़ा भी बनता है। इसकी सारी कंडीशन बताऊंगा, कब कब प्रतिबिंब छोटा बनेगा, कब कब प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, कब कब वास्तविक होगा और कब कब आभासी होगा। सब कुछ डिटेल से कराने वाला हूं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है? यहां तक मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा और समझिएगा। हाँ, उत्तल दर्पण के उपयोग। बेटा उत्तल दर्पण के जो उपयोग होते हैं वो वाहनों की साइड मिरर, मतलब जो मोटरसाइकिल होती है या कार होती है या बसें होती हैं, ट्रक होती है, उसके साइड में पीछे से वाहन देखने के लिए जो शीशा लगा रहता है, वो किसका होता है? वो होता है बेटा उत्तल दर्पण का। वो कैसा होता है? उत्तल दर्पण का। मतलब वाहनों में जो प्रयोग किया जाता है शीशा, वो उत्तल दर्पण का होता है। ठीक है? इसके बाद ये क्या कह रहा है? वाहनों में सड़क के मोड़ों को बड़ा देखने के लिए उसमें हम क्या करते हैं? मतलब उसको देखने के लिए, पूरे मोड़ को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सीसीटीवी कैमरे जो होते हैं उनमें हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। या फिर शॉपिंग मॉल जो होते हैं उसमें पूरा एरिया कवर कर देता है, उसमें हम कौन सा प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है? अब बात करते हैं अवतल दर्पण की। देखो, अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में क्या करते हैं बेटा? ये क्या करता है, देखो उत्तल दर्पण होता है कि छोटा सा काम, मतलब बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। ये क्या करता है? बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। जैसे मान लीजिए मैं बाइक चला रहा हूँ, बाइक में मुझे पीछे कुछ देखना है, वाहन आ रहा है नहीं आ रहा। अगर मान लीजिए ट्रक आ रहा है पीछे से, तो ट्रक मुझे उस शीशे में दिखाई देता है। इसका मतलब बहुत बड़े का क्या बना रहा है? छोटा बना रहा है, या फिर बहुत एरिया कवर कर रहा है। लेकिन इसका उल्टा होता है अवतल दर्पण का। ये क्या करेगा? ये जो है कम एरिया दिखाएगा लेकिन उसको बड़ा कर देगा। क्या करेगा? कम एरिया दिखाएगा और उसको क्या कर देगा? बड़ा कर देगा। जैसे
डॉक्टर होता है दांतों का डॉक्टर, दंत चिकित्सक जिसे बोलते हैं। वो आपने देखा होगा, अगर कभी गई हो किसी के साथ, माता पिता दादा दादी के साथ आप गए हो या आप खुद गए हो, तो उसमें डॉक्टर एक शीशा होता है उसके पास, और उसको आपके दांतों के अंदर ऐसे करके लगाता है, टेढ़ा करके ऐसे करके लगाता है, उसमें फिर वो देखता है। इसलिए लगा उसको लगाता है इसलिए क्योंकि वो दर्पण जो होता है वो हमारा कौन सा होता है बेटा, अवतल दर्पण होता है। क्योंकि वो प्रतिबिंब को क्या करता है, बड़ा दिखाता है। प्रतिबिंब को क्या करता है बेटा, बड़ा दिखाता है, लेकिन ये प्रतिबिंब को क्या करता है, छोटा दिखाता है। ठीक है। और इसमें क्या है, टॉर्च की हेडलाइट में, टॉर्च की हेडलाइट में बेटा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और दंत चिकित्सक के लिए मैंने आपको बताया था, सौर भट्टी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और क्या बेटा, चेहरे का मेकअप जो भी है, ये सारी चीजें आप यहाँ से कवर कर लोगे। ठीक है। तो मैंने आपको उत्तल दर्पण बता दिया, अवतल दर्पण बता दिया, इसके डायग्राम बता दिए, और इसके क्या बता दिया बेटा, इसके उपयोग बता दिया। आसानी से मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर होगा यहाँ तक। ठीक है। अब इसके बाद मैं आगे बढ़ने वाला हूं अगले पेज की तरफ, और अगला पेज है ये, गोलीय दर्पण द्वारा, मतलब गोलीय दर्पण की जो परिभाषा है, गोलीय दर्पण द्वारा जो कंडीशन बनती है गोलीय दर्पण में कौन कौन सी बनती है, ये समझ लीजिए। मैं इसको आराम से डिटेल से बताने वाला हूं। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी एक गोलीय दर्पण बना, कोई सा भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ पर, चलो बनाना तो पड़ेगा भाई। मैंने यहाँ पर बेटा, अरे रे ऐसे नहीं, ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पर बेटा ये दर्पण बना लिया। चलो मैं यहाँ पर बना देता हूँ बेटा अवतल दर्पण। तो मैं इसके पीछे पॉलिश कर देता हूँ। जब मैं इसके पीछे पॉलिश करूंगा तो ये बन गया बेटा कौन सा, अवतल दर्पण। क्या बन गया, अवतल दर्पण। ठीक। जब ये अवतल दर्पण बन गया तो यहां पर मैं अभी मैंने दिखाया था, यहां पर ये होता है। अब देखो, अवतल दर्पण का जो काम होता है वो प्रकाश की किरणों को बेटा इकट्ठा करता है। अवतल दर्पण का जो काम होता है, प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एक जगह इकट्ठा करता है। लेकिन उत्तल दर्पण का जो काम होता है वो प्रकाश की किरणों को फैलाता है। अब ये कैसे फैलाएगा, कैसे इकट्ठा करेगा, शुरुआत करेंगे आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां पर क्या होता है, एक चीज बताइए, ये जो मेरा गोलीय दर्पण है, गोली दर्पण है, गोली दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। गोली दर्पण जो बना है ये किससे बना है भाई, ये एक गोले से बना है ना, मैंने आपको बताया था। ये जो गोली दर्पण है हमारा किससे बना है बेटा, एक गोले से बना है, मैंने बताया था आपको यहाँ पर। अब बताओ इसका कोई एक केंद्र होगा या नहीं होगा, इसका भी केंद्र होगा। जो इस गोले का केंद्र होगा वही बेटा इस गोलीय दर्पण का भी क्या होगा, केंद्र होगा। जो गोले का केंद्र होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, दर्पण का केंद्र बोलते हैं। यहां तक एक पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। देखो समझ इधर, इसमें बेटा एक केंद्र होता है, क्या होता है, केंद्र होता है, जिसे मैं बोल देता हूं सी। क्या बोल देता हूं, सी। तो इसको मैंने बोल दिया वक्रता केंद्र। क्या नाम दे दिया बेटा, वक्रता केंद्र। ठीक है। इसके बाद ये जो लाइन है, ये जो लाइन जो जहां पर टकराएगी, यहां पर जो टकराएगी, इसे हम बोलते हैं बेटा ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव। और जिसको हम बोलते हैं बेटा पोल, मतलब पी। सही है। अब इन दोनों के बीच में एक बिंदु और होता है, उसे हम बोलते हैं बेटा फोकस, फोकस बिंदु। क्या बोलते हैं बेटा, फोकस बिंदु। और जिसे हम क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। और ये जो लाइन है इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं हम मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। मैं आपको बता रहा था अभी बेटा, ये जो लाइन होती है इसे हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये सी जो है इसे हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। और ये जो बिंदु होता है इसे हम फोकस बिंदु बोलते हैं। और बेटा इसे बोलते हैं हम ध्रुव। अब देखो, ये केवल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये पूछी नहीं जाती कुछ भी, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए हर बच्चे को। अगर आपको नॉलेज होगी तो आगे आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है। क्योंकि आप जब शुरू से बेसिक बेसिक से चलते तभी तो हार्ड क्वेश्चन कर पाओगे। तो इसलिए आपको ये करना पड़ेगा, और तब फिर आपको आगे क्वेश्चन कर पाओगे। अब सबसे पहले बात करूंगा वक्रता केंद्र की। वक्रता केंद्र क्या होता है बेटा, जो गोले का केंद्र होता है ना, उसी को हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। गोले का जो केंद्र था उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, वक्रता केंद्र बोलते हैं। यहां तक एक पॉइंट समझ में आ गया। वक्रता केंद्र क्या होता है, गोले के केंद्र को हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। पहला पॉइंट क्लियर, क्लियर है ना।
अब ये बताओ ये क्या है, चलो पहले इसको बात करता हूँ ध्रुव की। ध्रुव क्या होता है बेटा, ये जो दर्पण था, दर्पण का जो मध्य बिंदु है, दर्पण का जो मेन बिंदु है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ध्रुव कहते हैं। दर्पण का जो मिड पॉइंट है उसी को हम क्या बोलते हैं, ध्रुव कहते हैं। दर्पण का जो मध्य बिंदु है उसी को हम क्या बोलते हैं, ध्रुव कहते हैं। कुछ भी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए, 2 पॉइंट क्लियर। अब मैं बात करने वाला हूं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या है, ये है बेटा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली एक काल्पनिक रेखा को, क्या बेटा, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली एक काल्पनिक रेखा को हम क्या बोलते हैं बेटा, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। यहां तक समझ में आई? बताओ भाई, मुख्य अक्ष समझ में आ गया? क्या बोला था मैंने, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली एक रेखा को हम बेटा क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद यहां तक सब कुछ समझ में आ गया। इसके बाद आता है एक पॉइंट, फोकस बिंदु। फोकस बिंदु क्या होता है, वैसे फोकस बिंदु जो होता है बेटा, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बिल्कुल बीच में होता है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में होता है। डन। अब ये होता कैसे, ये कैसे आता है बिल्कुल बीच में, इसके लिए थोड़ा सा और बता देता हूं। जब कोई प्रकाश किरण, क्या बता रहा हूं बेटा मैं, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, यहां से देख लो भैया ऐसे करके, जैसे मान लीजिए ये 2 प्रकाश किरण हैं, तो ये यहां टकराएगा और बेटा टकराने के बाद ये ऐसे करके जाएंगे। ये भी मैं सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लो कैसे जाएंगे, और ये यहीं से क्यों जाएंगे ये भी बताऊंगा। चल, इनको थोड़ा सा मैं डार्क कर दे रहा हूं, जैसे समझ में आ जाए आराम से। देखिएगा भाई, समझिएगा। देखो, ये था बेटा मेरे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। दोबारा समझ लीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, फोकस बिंदु कहते हैं। और इसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं बेटा, एफ से प्रदर्शित करते हैं। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, वक्रता केंद्र की बात करें, गोले का जो केंद्र होगा बेटा, गोले का जो केंद्र होगा उसी को हम वक्रता केंद्र बोलेंगे। ध्रुव क्या होता है, दर्पण का जो मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु होता है, उसे हम ध्रुव बोलते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है, ध्रुव और प्रकाश केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, फोकस बिंदु क्या होता है, वक्र सॉरी प्रकाश क्या था ये, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु से जाती हैं, उसी को हम फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक, अब यहां से 2 पॉइंट और समझ लो भाई। 2 पॉइंट कौन कौन से, ये और देख लो। मैं बात करूंगा बेटा यहां से लेकर यहां तक की, ये ध्रुव है और ये फोकस है, इसके बीच की दूरी, इसको नाम देता बेटा बड़ी है। ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसे हम बोलते हैं बेटा फोकस, फोकस दूरी। क्या बोलते हैं उसे, फोकस दूरी। ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी होती है फोकस दूरी, और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी होती है, उसे हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं बेटा, वक्रता त्रिज्या। और उसको बेटा मैं किससे प्रदर्शित करूंगा, आर से। इसे हम बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं बेटा, वक्रता त्रिज्या, जिसे हम आर बोलते हैं। अब इसके बारे में मैंने सब कुछ बता दिया, थोड़ा सा और समझ लीजिए डायग्राम के हिसाब से। क्या यही है, ये नहीं है। देखो, सबसे पहले बात करूंगा मैं अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण बेटा, ये सी जो होता है इसे हम वक्रता केंद्र बोलते हैं, एफ जो होता है इसे हम फोकस बिंदु बोलते हैं, यहाँ पर जो होता है इसे हम ध्रुव बोलते हैं, और ये जो लाइन है इसे हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, समझो इधर। और मैंने बताया था एफ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो होती है इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, फोकस दूरी कहते हैं।
एफ और पी के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, ये बेटा यहाँ तक आएगा, ये गलत हो गया यहाँ तक, ये यहाँ तक आएगा भाई, यहाँ तक। ठीक है। और वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ध्रुव और प्रकाश वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र के जो बीच की दूरी होती है उसे हम बोलते हैं बेटा वक्रता त्रिज्या। उसे हम क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। डेफिनेशन ये लिखी हुई है। ध्रुव दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु, दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु क्या कहलाता है बेटा? ध्रुव कहलाता है। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या होता है? खोखले गोले का जो केंद्र होता है उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। खोखले गोले का केंद्र जिसका दर्पण भाग है। ठीक है। मुख्य अक्ष क्या होता है? पी और सी से गुजरने वाली सीधी रेखा, पी और सी से गुजरने वाली सीधी रेखा। सब कुछ समझ में आ रहा होगा, सबको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। चलो, मुख्य अक्ष हो गया। फोकस बिंदु, समांतर समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात बाद में जहां पर मिलती हैं उसी को तो हम बेटा फोकस बिंदु कहते हैं। उसी को तो हम क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस दूरी ध्रुव और एफ के बीच की जो दूरी होती है उसे हम बेटा फोकस दूरी कहते हैं। इसको बेटा हम करते हैं एफ से प्रदर्शित। किससे प्रदर्शित? एफ से प्रदर्शित। यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया है एफ बराबर आर अपॉन टू, इसको बताने वाला हूँ, टेंशन मत लो। वक्रता त्रिज्या ध्रुव और प्रकाशिक, ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र के जो बीच की दूरी होती है उसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जहां तक सब कुछ क्लियर होगा। क्लियर है ना भाई? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा था, बस आपसे एक ही उम्मीद रहती है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। ठीक है। अब देखिए, यहां से हम बात कर रहा था, ये सब कुछ पढ़ लेना आप। मैं बात कर रहा था बेटा इसकी, देखो यहां से लेकर यहां तक जो दूरी है ये बेटा एफ, और यहां से लेकर यहां तक जो दूरी है इसे बोलते हैं आर। तो इसका मतलब बेटा एक आर है और एक एफ है, एक आर है और एक क्या है? एक एफ है। ये बताओ इसमें आधा कौन होता है? आधा होता है बेटा एफ। किसका? आर का। मतलब आर का आधा कौन होता है? एफ होता है। मतलब यहां पर आर जो होगा बेटा कितना होगा? 2 गुना होगा किसके? एफ के। या फिर एफ जो होगी आर की बेटा क्या होगी? आधी होगी। ये मेरे पास फॉर्मूला बनेगा। मान लीजिए अगर ये 5 है तो पूरा 10 होगा, अगर ये पूरा 20 है तो आधा 10 होगा। इसका मतलब फोकस दूरी छोटी होती है और वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। फोकस दूरी छोटी होती है, वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना आप, अच्छा फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 1 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है इस फॉर्मूले पर। आगे देखो। ठीक है। अब यहां से मैं आपको बताने वाला हूं प्रतिबिंब बनने के 3 नियम है। और कौन से प्रतिबिंब किससे बनना है? कौन सा प्रतिबिंब है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के बेटा कितने नियम है? 3 नियम। और ये भाई वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर के लिए नहीं है, आपके समझने के लिए है। अगर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी तो भाई क्वेश्चन को करने में कोई भी समस्या होने वाली नहीं है। समझ पा रहे हो ना? ठीक है। तो कंप्लीट तो करना पड़ेगा भाई। ठीक है, समझना, बस रटना कुछ नहीं, समझना। समझिए नियम नंबर 1, रूल नंबर 1, मुख्य अक्ष के समांतर किरण जारी। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक दर्पण है, ये मेरा मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश किरण जाती है तो बेटा परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर जाती है। ये एक पहला नियम है। ये क्या है? कि पहला नियम ये हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। पहला नियम कंप्लीट होता है। दूसरा नियम क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर नहीं इसमें। अब इसमें क्या होगा? फोकस से गुजरने वाली किरण है। जब कोई प्रकाश किरण, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उल्टा है, समांतर थी तो फोकस से जाएगी और फोकस से जा रही तो समांतर हो जाएगी। 2 नियम कंप्लीट। तीसरा नियम देखो, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण। मान लीजिए जो कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात जिस माध्यम में आई थी, मतलब जैसे आई थी ऐसे ही वापस चली जाती है। ये हमारे 3 नियम है और तीनों नियम इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गए होंगे आसानी से। अच्छा लगा है ना? ठीक। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम ये है, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम ये है, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो बेटा उसी माध्यम में वापस लौट आती है। देखो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ भी है। समांतर किरण फोकस एफ से गुजरती है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली कहां से गुजरेगी बेटा? एफ से गुजरेगी। फोकस से जाने वाली, फोकस से गुजरने वाली किरण समांतर हो जाती है। फोकस से जाने वाली क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। और सी से गुजरने वाली किरण उसी पथ में वापस लौट आती है।
मुझे उम्मीद है आपको बेटा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को बेटा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद में आपको अगला टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, ठीक है ना। इसके बाद में आपको अगला टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। यहां तक मेरे हिसाब से सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन इसमें मैंने आपको 3 से 4 पॉइंट कराए। अब मैं एक बार पॉइंट आपको पता चल गए होंगे। इसके बाद बेटा मैं अगला पॉइंट कराने वाला हूं। अगला पॉइंट क्या है? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थिति। और ये जो स्थिति है हमारे पास बेटा 5 नहीं, हाँ टोटल कितनी स्थितियां? 5 से 6, 1 2 3, मैं तो भूल ही गया भाई, 1 2 3 4 5, 5-6 स्थितियां हैं। इनको मैं अगली वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।